हेलो एवरीवन। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को मेरे जय हिंद। मैं दीपू सिंह आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल दीपू होम में वेलकम करता हूं। टुडे आई विल डिस्कस 6 जून एनटीपीसी पेपर शिफ्ट 3। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने इसके पहले 5 जून के सारे शिफ्ट और 6 जून के 2 शिफ्ट और आज 3 शिफ्ट, मैंने आज और कल में 5 और 6 6 सेट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इस सिलेक्शन सीरीज़ का खासकर रेलवे के एग्ज़ाम में, जिस अभी फ़िलहाल मैं इसमें जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो अगर आपको इस सीरीज़ का फ़ायदा उठाना तो प्लीज़ मेक अ नोट को बनाइए। सभी चैप्टर का अलग अलग एक जगह रखिए और इसको रिवाइज करके जाइए। उसके बाद पेपर में आपका नंबर खासकर जीएस सेक्शन में ज़रूर बढ़ेगा, ये मैं वादा करता हूँ। बट पहले एक बार देख लीजिए वीडियो और उसको रिवाइज ज़रूर कीजिए थ्रू पीडीएफ। चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। वन क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हाउ डू यू ऐड टेक्स्ट टू अ स्लाइड इन एम एस पावर पॉइंट। मतलब एम एस पावर पॉइंट में टेक्स्ट कैसे लिखेंगे? टेक्स्ट का मतलब जो मैं लिखता हूँ वो कैसे लिखेंगे? क्या ट्रांजिशन करके, क्या प्लेस होल्डर में टाइपिंग करके, या कंट्रोल प्लस टी लिख करके दबाने से हो जाएगा, या इमेज देने से हो जाएगा? भाई इमेज देने से लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। कंट्रोल प्लस टी एक्चुअल में टेक्स्ट बॉक्स खुलता है, ये किसी में खुलता है किसी में नहीं खुलता, ये ज़रूरी नहीं कंट्रोल प्लस टी ऑप्शन सही होगा। ट्रांजिशन टैब से ट्रांजिशन देते हैं। तो राइट आंसर शुड बी व्हाट? क्लिक इनसाइड द टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंड स्टार्ट टाइपिंग। मतलब टेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर क्लिक करें और टाइप करना शुरू कर दें। लेट्स विजुअल की तरफ मूव कर नेक्स्ट। तो देखिए, सबसे पहले सॉरी प्ले करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले देखिए टेक्स्ट बॉक्स है। ये टेक्स्ट बॉक्स में मैंने क्या करा, पहले से प्लेस होल्डर टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसमें टाइपिंग करूँगा। एम एस स्लाइड में देखिए मैं लिख रहा हूँ एजुकेशनल दीपू होम। मैंने क्या किया, टेक्स्ट प्लेस होल्डर में लिखना स्टार्ट किया, यही बता रहा था वो क्वेश्चंस। आप अगर दूसरा तरीका से लिखना है तो इंसर्ट में जाकर के आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, एक प्लेस होल्डर ये भी होता है, या टेक्स्ट वर्ड आर्ट भी ले सकते हैं, इससे भी लिख सकते हैं आप कुछ भी। चलिए मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स को ले लिया हूँ। अब मैं इसे क्या करना है, लेने के बाद इसे देखिए ये आ गया, यहाँ आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके लेता हूँ। चलिए इसको ड्रैग करके थोड़ा बड़ा कर दे, देखिए बड़ा हो गया। अब मैं इसमें टाइपिंग करना स्टार्ट कर सकता हूँ। देखिए लिख रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स में, तो ये टेक्स्ट बॉक्स में लिख रहा हूँ ना, फॉलो माई चैनल। तो इस तरीक़ा से आप या तो प्लेस होल्डर बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, या इंसर्ट में जा कर के क्या ले सकते हैं, इंसर्ट में जाकर टेक्स्ट बॉक्स लिख सकते हैं। वर्ड आर्ट भी ले सकते हैं। अब इसमें था एक ट्रांजिशन ना, चलिए ट्रांजिशन दिखाता हूँ। वो ट्रांजिशन एक्चुअली लिखने का नहीं है, ट्रांजिशन देखिए कोई भी ट्रांजिशन ले लेता हूँ। चलिए ले देखिए ट्रांजिशन क्या हुआ, एक अलग तरफ से ट्रांजिशन एक्शन हुआ, ठीक है। लिखने का नहीं है, ट्रांजिशन है, मतलब कि कैसे वर्ड दिखेगा आपको, ठीक है। यही क्वेश्चन था ये। चलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझ गए। एक बार रिप्ले कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। व्हाट इज़ द टोटल फुल टाइम स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सनल इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशंस, मतलब NHRC, भारत के, इसका मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के टोटल मेंबर पूछा जा रहा है। तो मेंबर शुड भी, एक अध्यक्ष होते हैं चेयरपर्सन, और 5 मेंबर होते हैं इसमें। किसमें? NHRC में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में। ये बना कब था? ये एक्ट आया था 19 में, बट ये काम करना कब, एक्ट कब आया 19 में, ये काम करना कब स्टार्ट हुआ 92 में। NHRC बना कब अगर पूछेंगे, आया हो बट लागू कब हुआ 1992 में। जितने भी आपको जैसे माइनॉरिटी ऑफ क्या बोलते हैं, ST का जो संगठन है, SC का जो संगठन, माइनॉरिटी का जो संगठन है, वो सभी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपको मिल जाएगा। हेडक्वार्टर अगर पूछे तो ये बता दिया। ये एक्ट के थ्रू बना, कब आया था 90 में, बना कब 92 में, 92 में। और उसके बाद इसका भी चेयरपर्सन पर पूछेगा तो कौन है, तो ये सर विजय किशोर राहटकर। चेयरपर्सन कौन है? राहटकर। फर्स्ट अगर पूछा जाता है कि इनका कौन है, तो जयंती पटनायक।
जयंती पटनायक, ये फर्स्ट अगर पूछेंगे चेयरपर्सन, करंट पूछेंगे तो ये। और अगर ये पूछा जाए कि एक क्या कंपनी है, तो ये ऑटोनॉमस स्टेचुरी एंड ऑटोनॉमस है। इसका क्या मतलब होता है? मतलब जब ये एक संवैधानिक इंस्टीट्यूट है, मैंने संविधान के द्वारा, मतलब राज्यसभा या संसद में इसको बिल पेश करके बनाया जाता है, ठीक है। और ऑटोनोमस मतलब ये खुद अपना अधिकार क्या कर सकते हैं इसको, अब इनके पास इतना राइट दिया गया है कि ये खुद अपना काम कर सकते हैं, इनके कामों में सरकार दखल नहीं दे सकती है। इसको कहते हैं स्टेचुरी ऑटोनोमस बॉडी। बहुत सारे ऑटोनोमस बॉडी है, जैसे अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो सेबी हो गए, ठीक है ना, सेबी हो गए। सेबी को कब बनाया गया था? 1992 में, ये भी आया था। ये है क्या एक्चुअल में? सेबी क्या है? शेयर मार्केट को कंट्रोल जो करती है ना कंपनी, ये करती पूरे शेयर मार्केट को कंट्रोल इनके हाथों में। तो ये एक ऑटोनोमस है, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, इनको दिया गया ये देखेगी। उसी तरह अगर आप देखोगे, जैसे NHRC हो गया, RBI जैसे देख लो, ये भी एक ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं। तो क्या करते हैं, कब बना था? एक्ट आया था 1934 में, बना था 35 में, लागू हुआ था, कहने की ये मतलब है। तो इनका काम क्या है? बैंकों मतलब जितने सारे बैंक है इसको रेगुलेट करती है ये। टोटल बैंक, भारत के जितने टोटल बैंक है, एक सेंट्रल बैंक है, बट भारत के टोटल बैंक को एक कंट्रोल करती है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसमें भारत सरकार इसको हस्तक्षेप नहीं कर सकती, कर सकेगी अगर करना है तो उसे रूल बनाना होगा, बिल पास करना होगा, ऐसे ये रूल है ना। आप जैसे IRDAI, ईडाई, ईडाई क्या करती है? तो इसका काम है इंश्योरेंस को रेगुलेट करना, जितने सारे इंश्योरेंस है कंपनी है, इंश्योरेंस बॉडीज़ हैं, उसको रेगुलेट करती है। कौन? ये कब बना था? वो 1998 एक्ट में आया था ये। तो ये सब ऑटोनोमस आप थोड़ा मोड़ा समझ गए हो क्या है। तो मानवाधिकार आयोग का टोटल मेंबर कितना होगा? 1+5 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? 1+5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। देखिए सारा कुछ लिखा हो जो मैंने बताया। ये 1993 में स्थापना हुआ, 90 में इसका एक्ट आया था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भारत के पूर्व मतलब इसका जो भी चेयरपर्सन होंगे कौन होंगे? मुख्य न्यायाधीश, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हो सकते हैं। सदस्य अभी बताया मैंने, एक चेयरपर्सन होंगे, और देखिए 3+1+1 5 है ना, 1+5 कैसे होता है ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सर एक सदस्य जो उसमें वो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, एक सदस्य होना चाहिए हाई कोर्ट का जज, अंडरस्टैंड, और 3 जो होना चाहिए मानवाधिकार क्षेत्र का विशेषज्ञ, मतलब जो इसमें से ह्यूमन राइट्स के जो है ना वो विशेषज्ञ होना चाहिए उसमें। तो ये 5 मेंबर होते हैं, ठीक है। और इसके एक सदस्य होते हैं पदेन सदस्य, एक्स ऑफिस मेंबर्स, वो कौन होते हैं? तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेंस का जो चेयरपर्सन है, नेशनल कमीशन ऑफ SC का जो चेयरपर्सन है, नेशनल कमीशन ऑफ ST माइनॉरिटी एंड नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट, इसके जो मेंबर होंगे ना, अध्यक्ष चेयरपर्सन होंगे, वो इनका खुद ही सदस्य होता है। पदेन का मतलब क्या होता है? अपने आप। एग्जाम्पल पदेन का दूँ, जैसे आप शादी करते हो, शादी करने के लिए आप बारात ले गए, तो घोड़ी पे चढ़े, यहाँ से गए, जो भी गए, जा कर के फिर 7 फेरों देते हो, सिंदूर भरते हो, तब जाके आपका शादी होता है, तो वो क्या बन गई? आपकी वाइफ, ठीक है। तो वाइफ बनने के लिए आपको क्या करना पड़ा? सॉरी, कहाँ से कटेगा? तो वाइफ बनने के लिए आपको क्या करना पड़ा? कट नहीं रहा यार, तो क्वेश्चन यहाँ चलते हैं, सॉरी, बड़ा हुआ यार। तो वाइफ बनने के लिए आपको इतना प्रोसेस करना, मतलब लाने के लिए आपको इतना प्रोसेस करना पड़ा। लेकिन मान लो जो वाइफ बनी और इनकी जो बहन है, वो आपकी क्या हो जाएगी? 100 साली हो जाएगी। मतलब साली के लिए तो आपने कुछ नहीं किया, बस इनसे शादी किया, तो अपने आप ये आपका साली लगा ना, इनका सिस्टर, जस्ट लाइक। तो उसी को बोलते हैं अपने आप ही, मतलब ये 100 मेंबर्स कहलाया, ठीक है। और ये चीज़ टेन्योर याद रखिएगा, टर्म्स कितने हैं, तो आइदर 3 इयर्स और 70 साल की आयु, ठीक है। नियुक्ति कौन करता? भारत का राष्ट्रपति। और चयन समिति जो मतलब इनको चुनने का जो दिया जाएगा, जो
नाम देंगे इनको कि कौन कौन बन सकते हैं, तो उनका है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, और गृह मंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा के विपक्ष के नेता। ये लोग रिकमेंडेशन देते हैं कि ये क्या चुने, उनके बाद न्यायाधीश जो हमारे हैं सुप्रीम कोर्ट के वो चुनेंगे इनको प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो सर्दियों में पश्चिमी जेट स्ट्रीम का क्या महत्व है? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या होता है, बस वो पूछा जा रहा है। सीधा मैं बताऊं तो जो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर में ठंडी के दिनों में क्या होता है, ठंडी हवा ऊपर उठती है, ठीक है। तो जो ठंडी हवा ऊपर उठती है भाप बनकर लगभग 9 किलोमीटर के आसपास वो रहती है उड़ के। तो जो ये जो हवा उठी पश्चिम से एक तेज हवा आती है और इसको क्या करती है, वो भारत की ओर लेके आते हैं। जैसे अगर आप देखते हो भारत है यहाँ मेडिटेरियन सी, तो ये इसकी तरफ भारत की तरफ ये लेके आती है। किसको? जो ठंडी हवा मेडिटेरियन भूमध्य सागर में उठी, ठीक है। एक पश्चिमी तेज हवा आती है जो भूमध्य सागर के द्वारा ठंडी हवा को वो तेज हवा यहाँ लेके आ गई। मतलब ये इस तरह के जितने रास्ते होते हैं जो जो पढ़ेंगे उसमें लेके आते हैं। आई समझ में? इसी को जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं इसी चीज़ को। और जब ये यहाँ पहुँचता है तो ठंड राज्यों में बारिश होती है, खासकर कितना नॉर्थ वेस्ट स्टेट में ये बारिश के कारण बनती है। पंजाब हो, जैसे हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड, हिमाचल हो, उसमें बर्फ़बारी होगी। और पंजाब के आसपास मतलब जो हिमालय के एरिया के आसपास होगा वहाँ बर्फ़बारी होगी, और जो पंजाब के यहाँ वो बारिश होने लगती है ठंडी में। आए समझ? तो यही पूछा गया वो क्वेश्चंस। तो सर्दियों में पश्चिमी जेट स्ट्रीम का क्या महत्व है, ये क्वेश्चंस क्या हो जाएगा? पूर्व घाटों में हिमपात करना, या तमिलनाडु में वर्षा का प्रभाव? तमिलनाडु तो बात ही नहीं किया मैंने। मानसून की वापसी के कारण, ये तो बोला ही नहीं मैंने। भारत में पश्चिमी विक्षोभों का मार्गदर्शन करना इसका आंसर होगा, बताया ना मैंने। समझ पा रहे हो क्वेश्चंस? अगर आप ये क्वेश्चन नहीं समझ, मान लीजिए आप किन्हीं को समझ नहीं है, तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में मतलब नेक्स्ट में जिसमें भी मैं क्वेश्चन लूँगा उसमें इसको पूरा डिटेल से बता दूंगा कि कहाँ से क्या होता है, ठीक है। एक थोड़ा मोड़ा ये भी जान लीजिए, मानसून जब निकलती है इंडिया से, ये अरब सागर होता है, अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल होता है। तो ये मानसून जब निकली तो ये दो भागों में बटी, एक इधर चल के और आ जाएगी और एक इधर चली जाएगी। तो जो इधर जाएगी वो इधर वाला कहाँ टकराएगी जाके, मेघालय की पहाड़ियों से, गारो खासी जानते हैं पहाड़ी से, क्योंकि वो ऐसे ऐसे और ऐसे तीन जगह है ना, वो जब ये टकराती तो यहीं घूमने लगती, तो यहाँ किप के समान ही घूमते रह जाती है यहाँ पे। और इसीलिए मतलब एक तरफ से ये स्टक हो जाती, फंस जाती, तो यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। इसी कारण जब ये मानसून फंस जाती है तो सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में होता है ना, क्यों? कोई फंसी रहती है। बाकी कुछ जो है समथिंग, कुछ जो हवा इधर की ओर बिहार उत्तर प्रदेश की ओर आती है। एक क्या है, एक इधर चली जाती है, राजस्थान पंजाब एमपी की ओर चली जाती है। ये देखिए, एक हवा इधर जा रही है, एक हवा उधर गई। तो ये जो हमारा साउथ वेस्ट वाला जो है अरब सागर वाला, वो सबसे पहले केरल के तट में वर्षा कराएगी, देन आफ्टर वो उधर चल जाएगी। फिर जब ये यहाँ मिल जाएगी, मतलब जो अरेबियन सी का जो यहाँ से मेघालय के हिल से जो थोड़ा निकला ये इधर वाला, और जो वेस्टर्न साउथ वेस्ट वाला है वो दोनों टकरा फिर पंजाब के आसपास में वर्षा करवाती है। उसके बाद सितंबर के करीब करीब जब 0 डिग्री में देखोगे देशांतर में, तो वहाँ क्या होता है, सूर्य सीधे रेखा पड़ती है। जैसे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो वहाँ की हवा गर्म होगी, और गर्म हवा होने के बावजूद ये हल्की होती है, और हल्की हवा ऊपर उड़ जाएगी। दैट इज यहाँ लो प्रेशर क्या हो गया, क्रिएट हो गया। जब लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो हवा, अब जो ये हवा है मानसून की हवा, वो इधर दौड़ेगी। हवा कहाँ दौड़ेगी, इधर की ओर, 0 डिग्री की ओर। तो इसी को कहते हैं लौटता हुआ मानसून। और मानसून किधर तो लौट रही है, इस साइड और लौट रही है ना, मतलब 0 डिग्री की ओर, क्योंकि भारत जानते हो 8 डिग्री के आसपास में है। तो ये जो लौटता हुआ मानसून है वो कहाँ टकराएगी, तमिलनाडु के आसपास टकराती है, और लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु के आसपास के एरिया को मतलब बारिश देती है बहुत ज़्यादा। ये कुछ बातें हैं थोड़ी मोड़ी। अगर आप नहीं समझ पाओ तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट बार में एक पूरी तरह से स्लाइड ऐड करके बताऊंगा इसको पूरी कहानी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए थोड़ा मोड़ा दिया भी है गया, इसको आप एक बार देख लीजिए। जो मैंने बताया अभी तक सब कुछ वही लिखा हुआ। एक चीज़ और है, जैसे लू, उत्तर भारत में पवन का नाम क्या है, विंड्स का नाम क्या है, विंड्स नेम लू। उत्तर भारत में बोलते मैंगो शावर्स, इस विंड का नाम होता है कहाँ, कौन बोलते हैं इसको, केरला कर्नाटक में लोग
मैंगो शावर बोलते हैं। काल बैसाखी वेस्ट बंगाल के लोग, बिहार में कुछ कुछ एरिया में काल बैसाखी बोला जाता है। नेम ऑफ विंड है वो अलग अलग नामों से जानता है, बस वही है, बट है इंपॉर्टेंट। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में, बाडोली छीड़ा ये आसम में, नेम ऑफ विंड है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारा कुछ ये बताया, अभी तक जो मैंने बताया वो स्लाइड में लिखा हो, आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, भारत के पूर्वी तटीय मैदान को किस प्रकार के तट के रूप में सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया जाता है? मतलब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को क्या कहते हैं? इससे जस्ट पहले वाला अगर आप देखे होगे तो उसमें मैंने बताया है कि जो ईस्टर्न एरिया है, इसमें क्वेश्चन आया था पिछला बार कि वेस्टर्न एरिया को क्या कहा जाता है। तो वेस्टर्न एरिया का 3 टाइप है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन 2-3 बार हो चुका है, इसलिए आप खाली स्लाइड देख लो, कोकण, केनरा और मालाबार। बट इसमें पूछा है कि इसमें किस प्रकार इसको वर्णित किया जा सकता है, विच टाइप ऑफ कोस्ट। तो इसको कहते हैं सब मर्ज कोस्ट बोलते हैं इसको। सब मर्ज कोस्ट मतलब जलमग्न तट। कहने का ये मतलब है, जलमग्न तट किसे कहेंगे? जो तट में समुद्र का पानी आ गया हो। जो तट में, मतलब कहने का ये मतलब है जिस, जैसे वेस्टर्न घाट जो है उसमें जो ए एरिया है धीरे धीरे उसमें क्या किया गया, पानी थोड़ा सा आ गया, या कह सकते हैं ज़मीन थोड़ी धंस गई हो, तो उसे कहते हैं सबमर्ज्ड कोस्ट। एक होता है इमर्ज्ड कोस्ट। क्या होता है एक, हाँ कह सकते हैं, अगर पूर्वी तट को पूछेगा तो उसको कहते हैं इमर्ज कोस्ट, और अगर वेस्टर्न कोस्ट को पूछेगा तो उसको बोलेंगे सबमर्ज कोस्ट। यानी जिसमें समुद्र का पानी आ गया हो, थोड़ा भर गया हो, पूरी तरह से नहीं, उसे कहते हैं। जिसमें नहीं भरा उसको इमर्ज कोस्ट कहते हैं। क्वेश्चन क्या, ईस्टर्न कोस्टल नहीं, तो इसका आंसर सॉरी सबमर्ज नहीं होगा, इमरजेंट कोस्ट हो जाएगा। इमरजेंट कोस्ट उत्तल तट। इसको 3 रूप में बांटा था मैंने, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। इसको उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। टोटल 9 स्टेट हैं जो किससे टच होते हैं, सी से। ठीक है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में किसने पावर बीट इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक लिखी है? दैट इज अ करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो ये हो जाएगा डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम। ये करंट अफेयर क्वेश्चन ऐड हो गया। झारखंड अथॉरिटी हैव सक्सेसफुली रीलोकेटेड जागीर गांव एक है, उसको क्या किया गया, पूरी तरह से इसको बाहर कर दिया गया। कहाँ से बाहर किया गया, किस जगह से बाहर किया गया, यही पूछ रहा। तो जो झारखंड का अभ्यारण्य होगा, सिंपल सा आंसर होगा जिम कॉर्बेट जो है, ये तो होगा नहीं, उत्तराखंड नैनीताल का है। अमनगढ़ यूपी का, दुधवा यूपी का है, तो बचा है क्या, ये तो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, बचा है कौन, पलामू बाघ अभ्यारण्य, पलामू टाइगर रिजर्व होगा ये। ठीक है ना। एक चीज़ याद रखिएगा, अभी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का रामगंगा अभ्यारण्य नाम करने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, तो पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे पड़ता है, झारखंड में, और ये गाँव कहाँ का है, जागीर गाँव झारखंड का, तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये दोनों जो टाइगर रिजर्व है वो जरूर याद रखिए, टाइगर रिजर्व भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और जैसे इसमें क्या था, पुराना नाम ऐड करना था, पुराना नाम जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या रखा गया, रामगंगा। कुछ क्वेश्चंस है जो पुराने नाम से याद रख सकते हो आप, जैसे कर्तव्य पथ, राजपथ का नया नाम क्या रखा गया, कर्तव्य पथ, करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद मुगल गार्डन का, ये तो पुराना नाम है, राष्ट्रपति भवन, इसका क्या नाम रखा गया, अमृत उद्यान। ठीक है, रेस कोर्स रोड का क्या नाम रखा गया, सड़क का, लोक कल्याण मार्ग। बाकी थोड़ा पुराना है, बट ये 3-4 का जरूर याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। MS एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए सेव किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? MS एक्सेल में, MS एक्सेल देखिए सीधा N से न्यू, अगर न्यू खोलना है कोई आपको एक्सेल में, वर्ड में, एक्सेल में, चाहे पावर पॉइंट, जिसमें भी आपको न्यू पेज खोलना है तो Ctrl+N फॉर न्यू। अगर आपको तीनों में या किसी में भी प्रिंट करना हो तो Ctrl+P, P फॉर प्रिंट, N फॉर न्यू, ईजी है। अगर आपको बना बनाया स्लाइड पहले से बना हुआ है और उसको खोज रहे हो, पहले से एक्सेल सीट बना है उसको आपको खोलना चाहते हो, वर्ड है उसको आप खोलने चाहते हो, मतलब नया खोलना नहीं है, पहले से बना कर रखा उसको खोलना, तो Ctrl+O, दैट इज फॉर ओपन। तो बचा क्या, राइट आंसर शुड बी एस फॉर सेव। बहुत ही ईजी और इम्पोर्टेंट। इसी तरह अगर कहोगे Ctrl+C से तो कॉपी। ठीक है,
कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट, कंट्रोल प्लस एक्स से भी पेस्ट होगा, कट होगा, क्या हो जाएगा? कॉपी कट में क्या अंतर है? कॉपी का मतलब मान लीजिए हम कंट्रोल प्लस सेव लिखा हुआ और कंट्रोल प्लस सी दाबा तो ये इसका एक कॉपी हो जाएगा, उसको यहाँ पेस्ट कर दो, फिर यहाँ भी रहेगा, वो यहाँ भी रहेगा। बट अगर कंट्रोल प्लस एक्स दाबता हूँ तो ये कॉपी भी होगा बट यहाँ से कट हो जाएगा, हट जाएगा, और जब हम यहाँ पेस्ट करेंगे तो ये डायरेक्ट यहाँ पेस्ट हो जाएगा, अब यहाँ रहेगा ही नहीं है। जब कंट्रोल प्लस एक्स दाबोगे तो ये पूरा तरह से कट होकर यहाँ चला जाएगा, और कॉपी होगा तो यहाँ भी रहेगा कि यहाँ भी कॉपी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। समझ में आ गया? शॉर्टकट तरीका के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो भारत की कोन्याक जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? ये ट्राइबल से है। कोन्याक ट्राइबल किस स्टेट में पाया जाता है, ये बात हो रहा। कोन्याक ट्राइबल कहाँ पाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के आसपास के एरिया में पाया जाता है। क्या? कोन्याक जनजाति। जैसे आपको सेंटलीज पूछा जाएगा, सेंटलीज ट्राइब जो अंडमान में पाया जाता है, जैसे वहाँ जाना से आपको रोक लगाई। सेंटलीज के जिस आइसलैंड में वो लोग रहते हैं वहाँ पर किसी को जाने का इजाज़त नहीं है। अभी हाल फिलहाल में सुना होगा कि कोई विदेशी गया था जिसको मार दिया गया, मार दिए थे वो लोग, सेंटलीज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संकेतक किसी जनसंख्या में व्यक्तियों के बीच आय के वितरण में असमानता को दर्शाता है? ये क्वेश्चन क्या बोला? आय के वितरण में असमानता, ठीक है, इनइक्वलिटी, यहाँ हो जाएगा इनइक्वलिटी। तो इसमें देखिए चार ऑप्शंस ए बी सी डी। अगर चारों ऑप्शंस की मैं बात करूँ, चलिए कहीं से भी ले लेते हैं। तो लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो जो लॉरेंज वक्र है, कर्व है, वो बताता है आय समानता के बारे में। क्या बताता है? जैसे मैं एक एग्जांपल सीधा लेके बताऊँ, जैसे मानते हैं कि आपके पास 10 चॉकलेट है, ठीक है, लोग कितने हैं? 5। तो अब हम क्या करते हैं ना, एक लड़का को, 5 में से एक लड़का को हम दे देते हैं 6 चॉकलेट, बचा क्या? 4 चाइल्ड। अब 4 चाइल्ड को क्या कर देंगे? एक एक दे देंगे सभी को। इसमें से क्या आपको दिख रहा है कि ये लड़का अमीर हो गया, बाकी इसके समय में ये गरीब हो गए, ठीक है। यहाँ पर जो वितरण किया मैं थोड़ा अलग तरह से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को अगर हम समझना है कि 10 चॉकलेट हम क्या करते हैं, 5 लड़के थे ना, सभी को 2-2 दे दे, सभी को, पाँचों को। तो यहाँ पर इनकम क्या दिख रहा है आपको? इक्वल दिख रहा है ना। ये चीज़ को जो बताता है वो कौन बताता है? लॉरेंज वक्र बताता है। हाँ, लॉरेंज कर्व। समझ में आ क्या बता रहा है ये? तो इनइक्वलिटी, इनकम का इनइक्वलिटी ये बता रहा। आपको समझ में आ गया क्वेश्चंस? अगर हम लोग और इनको देख लें, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सीधा महंगाई को बताता। हो गया, इसमें ज़्यादा माथा पीछ नहीं। ये क्या कहता है? महंगाई को बताता। श्रम बल सहभागिता दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR क्या है? ये बताता है कि देश में कितने लोग काम करने वाले हैं और कितने उस पर डिपेंड है, ठीक है। कितने लोग काम करने वाले हैं और कितने लोग उस पर डिपेंड है, दैट इज कॉल्ड श्रम बल सहभागिता दर या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। मैं एग्जांपल के थ्रू इसको भी समझा देता हूँ। जैसे 100 लोग हैं, मान लीजिए इंडिया में 100 लोग हैं, 60 लोग काम कर रहे हैं, वर्क में लगे हुए हैं, और उनमें से 10 लोग सर्च कर रहे हैं, काम को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। 60, 10 और 30 लोग विदाउट काम में हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो ये 100 लोगों का, तो इसमें कह सकते हैं हम लोग 70% LFPR रेट हो गया। समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि एक काम कर रहे हैं और ये ढूंढ रहे हैं, तो इनको भी ऐड किया जाता है, और ये विदाउट काम करने वाले हैं। तो ये काम, भारत में कितने लोग काम कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, उसके कौन बताता है? LFPR। समझ में आओगे? बहुत ईजी है, बहुत नाम से मत जाएगा, मैं जो समझा रहा हूँ बस उतना समझिए। लॉरेंज वक्र क्या हो गया? आय की समानता को दर्शाता है। और ये क्या बताता है? कितने लोग हैं। ये क्या बताता है? महंगाई। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी रेशियो, आश्रितता अनुपात। नाम तो बहुत भयानक है। इसमें क्या है ना, इसमें सीधा है, हाँ, ये बता रहा है कि कितने लोग काम पे लगे हुए हैं।
सॉरी, ये बताता है कितने लोग काम पे लगे हुए, और ये बताता है कितने लोग किस पर आश्रित हैं। जैसे घर में देख लो, जैसे घर में ही देखते हो कि मान लीजिए एक काम कर रहे हो, टोटल मेंबर 5 है, एक काम में लगे हुए हैं, तो 4 मेंबर क्या हुआ, इस पे डिपेंडेंट है। ये कौन बताता है, डिपेंडेंसी रेशियो। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। मतलब आई के बारे में कौन बता रहा है, लॉरेंज कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार है नहीं। रिट किसके थ्रू इशू किया जाता है, सीधा सीधे आंसर हो जाएगा क्या, आर्टिकल 32। यही अगर हाई कोर्ट को बोलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को बोला रिट का, है ना, बट ये हाई कोर्ट का होता तो 226। इसमें और क्या क्या दिया, देखिए 43 क्या होता है, आर्टिकल 143 क्या होता है, तो इससे राष्ट्रपति से जो एडवाइस लिया जाता है ना, राष्ट्रपति एडवाइस ले सकते हैं किन से, सुप्रीम कोर्ट के जज से, या तो अगर इनका मानना, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट क्या करता है, सलाह लेता है किन से, इनके थ्रू। अब जो वो सलाह दिए राष्ट्रपति उनको मान भी सकते हैं और नहीं मान सकते, ये तो इनके ऊपर है, बट एडवाइस किसके थ्रू है, 143। ठीक है। एक है आर्टिकल 131। तो ये आर्टिकल 131 क्या कहलाता है, तो ये सुप्रीम के झगड़ा, सेंट्रल प्लस स्टेट का झगड़ा को बताता है। ये जरूरी नहीं कि सेंट्रल स्टेट हो, ये स्टेट प्लस स्टेट भी हो सकता है। इसका डिस्प्यूट जो का वर्णन जो है वो कितने आर्टिकल, इसका जो भी केस चलेगा वो कहाँ चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में चल सकता है। तो ये विवाद स्टेट प्लस स्टेट या सेंट्रल प्लस स्टेट, ये 131 में ये बता दिया। रिट ये बता दिया, झगड़ा ये बता दिया, एडवाइस। द लास्ट वन इज 136। ये आर्टिकल क्या बताता है, देखिए ये आप अगर आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान होगा, 124 से लेकर 143 किस में वर्णन है वो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना। तो ये जितने सारे होंगे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होंगे, 32 नहीं लेकिन बाकी है, ये ध्यान रखिएगा तो आपको ईजी हो जाएगा याद करने में। ऐसे याद करते रहो टोटल याद ही नहीं होगा सर। तो ये क्या है, किसी फैसले के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को बदल सकती है, क्या कर सकती है, या अब फैसले बदल सकती है, सुन सकती है। मान लीजिए कोई किसी को हाई कोर्ट या निचले कोर्ट किसी इस आदमी का एक केस में एक जजमेंट दे दिया, इसको पसंद नहीं आया या इसके खिलाफ है, तो ये अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट फिर से वो रिव्यू करेगा, तो अब वो बता सकता है कि ये इसके लिए ठीक है या नहीं ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो वो किसके थ्रू किया जाता है, माने अपील सुनने का शक्ति दे रहा है 136। ठीक है, अपील सुनने का पावर वो देता है 136। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक, प्रतिहार के प्रतीक जो फेमस रूलर है मिहिर भोज, उनको क्या कहा जाता था, ये आदि बराह कहा जाता था उनको, क्या बोला जाता था, आदि बराह। तो प्रतिहार जो राजा हुए, तो प्रतिहार राजा के बारे में देख लेते हैं कुछ। देखिए इनका संस्थापक जो हुआ गुजर प्रतिहार राजवंश का, वो नागभट्ट प्रथम। कौन हो गए, नागभट्ट प्रथम। और इनका जो फेमस राजा हो गया मिहिर भोज, सबसे प्रतापी राजा। जैसे इनका ये हो गया फाउंडर ऑफ प्रतिहार, और जो किधर गए, हाँ यहाँ देखिए मिहिर भोज हो गए, मिहिर भोज हो गए प्रतिहार बनकर सबसे प्रतापी राजा, फेमस राजा। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि एक त्रिपक्षीय स्ट्रगल हुआ था, उनमें नागभट्ट द्वितीय क्या हुए थे, पार्ट लिए थे, ये ध्यान में रखिएगा आप। और इसमें बहुत कुछ नहीं, बस इतना ही याद रख लोगे तो इस वंश के बाद काम चल जाएगा। राजधानी कनौज, जिसको महोदय शरीफ कहा जाता था उसमें। तो नागभट्ट प्रथम संस्थापक, वास्तविक संस्थापक हुए वत्सराज, फेमस राजा हुए मिहिर भोज, जिनको आदिबरा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इनके एक शासक थे नागभट्ट द्वितीय, जो त्रिपक्षीय स्ट्रगल में वो पार्ट लिए थे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और राजकोट आया जब, तो इन राजकोट और क्या बोलते हैं मोहम्मद गजनी के आक्रमण ने इनको, मतलब इसका पतन का कारण अगर कोई पूछे गुज्जर प्रतिहार का, तो बता दीजिएगा राजकोट राजा और क्या नाम है, मोहम्मद गजनवी का आक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन समझा ना, आदि बरन का आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स व्हेन पुअरली इम्प्लांटेड
implemented is most likely to undermine the credibility and impact of an otherwise well researched MS PowerPoint। देखिए क्या क्या बोल दिया, समझ गया ना, कुछ नहीं समझना है, बोल रहा ना कि MS PowerPoint में क्या करेंगे तो पूरी अच्छा दिखेगा, अगर नहीं करेंगे तो वो बेकार दिखेगा, बस इतना क्वेश्चन का कहना। इसका क्या बोलते हैं, विश्वसनीयता और प्रभाव को सबसे अधिक कमज़ोर कर सकता है। नहीं करेंगे तो कमज़ोर होगा, करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसको मैंने बताया भी है विजुअल के थ्रू, अगर मैं देखता हूँ अगर है तो। चलिए है, दिखाता हूँ इसमें। तो क्या है, तो अगर मैं पावर पॉइंट खोलूँ और बहुत सारा पेज ले लूँ, जैसे 1 2 3 4, ये 200 भी हो सकते, 200 भी होते हैं, 1000 भी हो सकते हैं ये पेज, बट मैं आपको 4 ही लेकर के दिखा रहा हूँ। चलिए क्या कहना चाहता हूँ पहले बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन में देखेंगे। तो अब इसमें क्या करता हूँ मैं, कुछ वर्ड लिखता हूँ। ठीक है, सब में लिखूँगा या किसी एक में लिखता हूँ, ये भी तो हो सकता है ना। तो मैं लिख दिया कुछ एक वर्ड, एजुकेशनल दीपू होम। ठीक है, अब एजुकेशनल दीपू होम जब लिखा, अब इसको क्या करते हैं ना, इसका चेंज करते हैं इसको। चलिए रेड ब्लू जो भी करना हो, इस टेक्स्ट को चेंज करते हैं। चलिए रेड ले लेते हैं, तो इसको रेड ले लिए, एजुकेशनल दीपू होम रेड हो गया। और अब नीचे वाले को भी थोड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा कि इसमें क्या, सब में नहीं हो रहा रेड, सिर्फ इसमें हो रहा रेड, दिख रहा ना, इधर नहीं हुआ, इधर नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे, इसको सब में करने के लिए, जैसे 1000 ठो पेज रहेगा, स्लाइड्स रहेगा, तो क्या आप एक एक करोगे, कितनी टाइम लगेंगे। तो अब इसको क्या करेंगे मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले व्यू में गए, व्यू में करके स्लाइड मास्टर में जाएंगे, और जब स्लाइड मास्टर में अब क्या करेंगे, स्लाइड मास्टर में जाकर के इसको एडिट कर रहे हैं, इसको रेड कर दिए, इसको क्या ग्रीन ले लेते हैं, इसको ग्रीन ले लिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कलर चेंज किया, तो थोड़ा सा टेक्स्ट का बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा छोटा करके देख लेंगे, जैसे आपको जो करना है, कहने का ये मतलब है। तो मैं यहाँ क्या कर दिया, थोड़ा इसको कौन सा ये ले लेता हूँ, एरियल ब्लैक ले लिया। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज़ कितना कम कर लेते हैं, अभी तो 60 है ना, इसको कम करके देख लेते हैं कितना, छोटा कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब इसको भी करके 32 सही रहेगा नहीं, ठीक है 30 ले लिया। अब इसको ले लिया, दोनों सिर्फ एक पेज में कर रहा हूँ मैं। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मतलब स्लाइड मास्टर में जाता हूँ और व्यू में क्लिक करके इसको हट जाता है। जैसे व्यू में कट किए, अब आप देखिए सभी में वो चीज़ एक पेज में मैंने किया तो वो सब में आ गया, देख रहे हो, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। इस तरह से 1000 पेज हो तो इस ये जो मैंने किया है एक पेज पर, वो सभी पेज पर अप्लाई हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड स्लाइड मास्टर। ठीक है, और अगर ये नहीं करेंगे तो 1000 पेज को एक एक करके करना होगा, इसको रेड, इसको रेड, इसको रेड। चलिए क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चंस था, क्या है, तो स्लाइड मास्टर और टेम्पलेट का असंगत उपयोग करेंगे अगर, मतलब इसका ये अलग रहेगा, ये टेम्पलेट लेंगे अलग और वो स्लाइड मास्टर लेंगे अलग, नहीं, जब दोनों को एक साथ यूज़ करेंगे तो अच्छा दिखता है ये क्या, पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द पॉलीगर्स रिवेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश। क्या है सर पॉलीगर, क्यों इन्होंने रिविलियन किया था, पॉलीगर रिविलियन रिवोल्ट क्या है ये आपको बताना। सीधा सी, ये तमिलनाडु स्टेट के मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। क्या थे, तो जो राजा थे ना, राजा लोग किसान को रखते थे, कहने का ये सीधा मतलब है, लेकिन ये किसान भी होते थे, साथ में ये सेना भी होते थे। जब ज़रूरत पड़ता था राजा को तो ये सेना के रूप में रहते थे, और जब कोई भी युद्ध हुआ तो किसान सेना का रूप लेगा, मतलब वही सेना जाके राजा के लिए लड़ेंगे। और जब ये लड़ेंगे तो इनको वेतन के, मतलब जो भी, अब जो भी जीत हार तो बात की बात है, तो इनको वेतन के रूप में क्या दिया जाता था, एक लैंड। और कौन सा लैंड दिया जाता था, टैक्स फ्री लैंड, मतलब एक बार लैंड दे दिए तो उससे टैक्स नहीं लिया जाता था। तो कहने का मतलब एक इनका ज़मीन हो गया, यही इसका वेतन हो गया। इस तरह से किसान रहते थे, जिनको पॉलीगर कहा गया। अब ये जब अंग्रेज़ का समय आया, यूरोपियन यहाँ पे जब आए, तो क्या किए, वहाँ के किसानों से ये ज़मीन वापस बोले, ये ज़मीन मेरा है, क्योंकि राजा के जगह मैं बैठा हूँ, तो ये उनका ज़मीन ले लिया। ठीक से, और भूमि लेने के एवज में ही, खासकर जो उनका अपना ज़मीन था, एक तो फिर उन पर टैक्स भी लगाया, और ज़मीन जो दिया गया था वो वापस ले लिया। इसी कारण पॉलीगरों ने ब्रिटिश पर रिविलियन किया था। दैट इज कॉल्ड पॉलीगर रिविलियन। आज समझ में आ गया आपको, कहाँ हुआ था ये पॉलीगर। अगर स्टेट की बात करेंगे तो हो जाएगा कहाँ पे, तमिलनाडु, बट ये मद्रास प्रेसिडेंसी उसी के अंदर आता है ना। ये क्वेश्चंस होंगे, मैंने बहुत सारा आपको रिविलियन बताया, एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ सॉरी। 1857 रिवोल्ट, पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, 1857 में। ठीक है ना, इसमें पूछा जाता है कि कौन कहाँ से लीडरशिप लिए, जैसे अगर दिल्ली का पूछा जाएगा तो दिल्ली का मोहम्मद शाह जफ़र बादशाह, जो अंतिम मुगल एम्पायर थे ना,
जफर, बहादुर शाह जफर। अगर ये झांसी से बोला जाए तो रानी लक्ष्मीबाई। यही अगर आपसे लखनऊ का पूछा जाए इंपॉर्टेंट, बेगम हजरत महल। यही कानपुर से पूछा जाए, ये लखनऊ से हो गए, कानपुर से पूछा जाए तो तात्या टोपे और नाना साहब। चल नहीं रहा बट ध्यान से सुनिएगा, ये हैंग कर रहा, पता नहीं क्या हुआ इसका। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे। और इसको पहले डिलीट करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। और अगर मैं चलूँ, जैसे बहुत सारा क्वेश्चन बताया था, जैसे क्या बोलते हैं, हाँ नील बताया था ना, क्या होता है नील विद्रोह जो हुआ था, इनको क्या कहते हैं, इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था, बगान मालिकों ने किया था। क्यों किया था, ये कब हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 1960 में, 1859 1859 टू 60 में नील या इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। ये क्यों हुआ था और कौन लीडरशिप कौन थे, बस इतनी याद रखिए। क्यों हुआ था तो उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट क्यों और उसका डेट। तो ये विष्णु चरण विश्वास, विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास ने किया था। क्या कहा जाता था ना इनको, यहाँ के किसानों को, बंगाल के किसानों को जबरन उनके खेत पे नील उपजाने को कहा जाता था, इंडिगो। बट वहाँ का वैसा मौसम नहीं है, नील उपजा वहाँ तो चाय की खेती होती थी ना, उस लैंड में इंडिगो करवाया जाता था ज़बरदस्ती। और साथ ही साथ अगर मान लो हुआ नहीं हो तो बात की बात, उससे टैक्स भी लिया जाता था। तो ये तो पहले फसल होती नहीं थी, और होती थी तो भी उसका बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था अंग्रेज से। इस कारण ज़बरदस्ती ये जो इंडिगो खेती करवाते, इसी कारण इन्होंने ये रिवोल्ट किया था, रिविलियन किया था। कब, 1859 टू 60 में। और इसका वर्णन एक किताब में है, नील दर्पण, दीनबंधु के द्वारा लिखा गया। नील दर्पण किसने लिखा इनको, दीनबंधु मित्र। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा अगर बोले, जैसे एक होता संथाल बताया था मैंने, एक चौथा बताया था मुंडा विद्रोह। भगवान बिरसा मुंडा का जो है मुंडा विद्रोह, वो कब हुआ था, 1899 से 1900 तक में। ठीक है, मुंडा विद्रोह। संथाल विद्रोह भी याद रखेंगे, ये कौन कहते हैं, बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा। संथाल जो है वो भी याद रखें, 56 से 55-56 में ये हुआ था। ये सब बताया बट रिपीट करवा रहा हूँ। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में, 1856 से। कौन किया था, देखिए कौन किया, कब किया, इतना काफ़ी है इसको रटने का। अगर पूरा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ऐसा जरूर नहीं है। ठीक है, ये सिंधु कानू ने किया था इसको। सिंधु और कान्हू दोनों मुर्मू ब्रदर के नाम से फेमस है, सिंधु और कान्हू मुर्मू। मुर्मू, कान्हू मुर्मू। संथाल विद्रोह 1855-56, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, नील विद्रोह, नील डिपेंड 59-60, 1857 का हो गया। ठीक है, इतना सारा काफ़ी ना। नेक्स्ट और बढ़ते हैं, एक और था ना कुछ, क्या तो था, भील विद्रोह, ये 18 में था। भील विद्रोह कब हुआ था, 1818 में। भील विद्रोह 1818 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। काजी सिंह और तानिया भील, अगर पूछा जाए कौन किया था, काजी सिंह और तानिया, तात्या होगा या तानिया होता है, तात्या। ठीक है, तात्या भील, तो ये याद रखिएगा। एक और कोई था ना झारखंड में, हाँ कोल रिविलियन भी याद। ये सारा कुछ आ चुका पहले, 31-32 में हुआ था ये, 1831-32 में कोल विद्रोह। इतना सारा के बारे में याद रखिएगा, बहुत है। नेक्स्ट की ओर जब बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमीनो अम्ल में कौन सा फंक्शनल समूह, कार्यात्मक समूह पेप्टाइड बंधों के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। देखिए अमीनो एसिड है क्या, पहले सीधा समझते हैं, इतना लोचा नहीं रखना है का। जैसे आप कोई भी वॉल दीवार बनाते हो तो क्या होता है, ईंटों का एक ब्लॉक, बहुत सारे ईंटों का ब्लॉक मिलके क्या बनता है, वॉल बनता है ना, दीवार बनता है। दीवार क्या है, ईंटों का समूह है। ठीक उसी तरह प्रोटीन क्या है सर, तो एमिनो एसिड का समूह है। बस इतना याद रखो, हो गया, बस काफ़ी है।
प्रोटीन क्या, अमीनो एसिड का ब्लॉक ऑफ, मानो अमीनो एसिड के समूह को ही कहते हैं प्रोटीन, जो हम प्रोटीन बोलते हैं, उसमें ढेर सारा अमीनो एसिड रहता है। तो इसे पूछा विच फंक्शनल ग्रुप इन अमीनो एसिड आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग पेप्टाइड्स बॉन्ड। पेप्टाइड्स बॉन्ड जब बनता है तो इसमें से कौन सा 2 फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं, ये क्वेश्चन है सीधा। तो इसको रट लीजिएगा, सिंपल है। कार्बोक्सिलिक और अमीनो जो समूह है वो दोनों मिल करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड में जुड़ते हैं, मिलते हैं दोनों। कार्बोक्सिलिक और अमीनो समूह मिल करके क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। मैंने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे तो ये जरूर दोनों रहेंगे, कार्बोक्सिलिक रहेंगे और अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। देखिए फंक्शनल ग्रुप का इसमें नाम दिया है, ये भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि फंक्शन, जैसे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है, OH, ROH भी लिखते हैं, -OH लिखते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड का क्या होता है, माइनस सिंगल बॉन्ड CHO बोलते हैं इसको, सिंगल बॉन्ड, मैं माइनस पढ़ रहा हूँ बट सिंगल बॉन्ड CHO बोलते हैं इसको एल्डिहाइड को। अल्कोहल को सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऑल कहते हैं। उसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड COOH। जहाँ भी ये दिखे तो वो कार्बोक्सिलिक उनको पढ़ना, कहीं भी आपको ये COOH दिख जाए दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड, इसको कीटोन कहेंगे। सिंगल बॉन्ड CHO इसको एल्डिहाइड कहेंगे, और सिंगल बॉन्ड OH इसको अल्कोहल कहेंगे। फिलहाल अभी 4 देखते हैं, अल्कोहल को OH, एल्डिहाइड को CH, कीटोन को CO और कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH, ठीक है। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो एल्केन होते हैं, एल्केन वो सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्केन को सिंगल बॉन्ड से डिनोट किया जाता है, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं इनको। मतलब जब भी एल्केन बनाया जाएगा, मैं बताऊँगा पूरी तरह से, बस आप फिलहाल जानो सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्केन क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। फार्मूला अगर देखा जाएगा तो CnH2n+2 होता है, 2n+2 किसका, एल्केन को। एल्किन का क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्किन डबल बॉन्ड, और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्केन एल्किन एल्काइन, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3 कहीं तो लिखे होंगे सफिक्स, हाँ यहाँ देखिए, एल्केन एल्किन और एल्काइन। पूछा एल्केन क्या होता है, तो ये तो सिंगल बॉन्ड, इनका जो बॉन्डिंग होगा देखिए यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड से बना हुआ। मीथेन माने CH4 है ना, माने C कार्बन एक, और हाइड्रोजन कितने 4 है, देखिए C 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि लिखना ही अच्छे से, नहीं भी लिखोगे तो इसका मतलब हाइड्रोजन होगा। देखिए क्यों बॉन्ड है, सिंगल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित 6ठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण का जो दिया गया था, उस भारत में श्रम बल में किस आयु वर्ग की भागीदारी सबसे अधिक है। कहने का मतलब जो लेबर है, जो काम में लगे हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा आयु के लोग सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किए लेबर ब्यूरो में। तो हो जाएंगे क्या, या तो 15 तो 18 या तो 13, ठीक है, यही दोनों ही हो सकते काम करने का, 15 से 30 और 30 ईयर से अबव। तो ये हो जाएगा 15 से 18, जो सबसे ज़्यादा लोग काम करने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, 15 to 18, 15 to 18। और एक चीज़ और पूछा जाएगा कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया का कितना था, ये जो जारी किए हैं 5.4, जिसमें वुमेंस का स्पेशली पूछा जाए तो वो हो जाएगा 8.7। ये तो ओवरऑल है ना, वुमेन का हो जाएगा इतना और मेंस का पूछा जाएगा तो इतना। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में बात कर रहा हूँ, 4 है, 40 नहीं, 4 बेरोजगारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। लोक अदालत की कार्यवाही, लोक अदालत प्रीसीडिंग आर मतलब है क्या लोक अदालत, दिस इज द टाइप ऑफ कोर्ट, और कुछ नहीं है। ये क्या कोर्ट करता है, जैसे कोर्ट है वैसे ही लोक अदालत है। बट लोक अदालत कोर्ट में क्या डिफरेंस है मालूम, कोर्ट में आपको वकील लेना होगा, उनको पैसा देना होगा, दिन चलेगा, डेट चलेगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलेगा, दैट इज कॉल्ड कोर्ट, ठीक है ना। सनी देओल का बात आ जाए। बट लोक अदालत यानी जन अदालत क्या है सर, ये गांधी ने दिया था ये आइडिया, गांधी जी का विचार था। इनका सीधा मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट ये होगा, और ये क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जो कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है और कुछ नहीं। जैसे इनका जो वही पेंडिंग केसेस है ना, वो पेंडिंग केसेस को सुनवाई कहाँ किया जाएगा, जन अदालत लोक अदालत में। और फिर उनका सीधा सा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें वकील फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे आपकी तरफ से, सुलह करवाया जाएगा। जितना ईजी वे में इसको सुलह किया जाएगा, मतलब 1 साल का वो मैटर होना चाहिए, जो मैटर लिया जाएगा लंबित मामला है कि 5 साल का पहले का मामला, 1 साल का जो पेंडिंग केस है 1 साल के अंदर का, उसको लिया जाता है और सलाह के हम लोग जो बोलते हैं कंप्रोमाइज़ के थ्रू इसको ख़त्म किया जाता है। सीधा का ये आंसर है इसका, तो ये सुलह प्रक्रिया।
क्या है? सुलह प्रक्रिया, यानी कंप्रोमाइज वाला प्रोसेस है, लोक अदालत प्रोसीडिंग। समझ गए हो? नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं कि एमिली हेनरी को उस उपन्यास का शीर्षक है जिसमें दो प्रतिद्वंदी लेखक या लेखिकाएं और एक कुख्यात उत्तराधिकारी की जीवनी लिखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते। सीधा कहो ना यार कि एमिली हेनरी का नोबेल का क्या नाम है? द ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ। ये सब पुराना बुक्स है जिसको ये रिपीट किया है इस बार एनटीपीसी ने। आधुनिक सीपीयू में, मॉडर्न सीपीयू जो भी है, खासकर 15th जन, 14th आ गया है, 15th जन, ये भी तो आ गया ना, इसके पीछे 13 जनरेशन का नाम है सर। ये सब जनरेशन का जो भी कंप्यूटर है, सीपीयू है, उसमें अगर आप एक साथ कई निर्देशों को क्या करते हो, इंस्ट्रक्शंस देते हो, एग्जीक्यूट किया जाता है, तो इस तकनीक को क्या कहा जाता है? मतलब अभी मैं लिख रहा हूँ, आप तुरंत म्यूजिक भी इसमें लगा दो, सुनो, तुरंत आप इसमें फ़ोटो एडिट कर सकते हो, आप मैसेज भेज सकते हो। ये सारा एक साथ जितने जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है, इसको क्या कहा जाता है? तो पाइपलाइनिंग सीधा आंसर है। क्या कहा जाता है? पाइप लाइनिंग, नॉट सीरियल प्रोसेसिंग, नॉट अनुक्रम निष्पादन, ये सब नहीं कहा जाता, पाइपलाइन कहा जाता है। यानी बहुत सारा प्रोसेस को अगर आप देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील नेताओं ने के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये तो क्वेश्चन अभी बताया था उधर। जैसे काजी सिंह और भीम नायक, ये एक भील नेता थे, इन्होंने भील विद्रोह कब किया था? 1818 में। भील विद्रोह कब किया था? 1818 में। सबका एक ही फंडा, जो भी अगर पूछे क्यों हुआ तो कुछ नहीं, इसके ज़मीन पर टैक्स ज़्यादा लगाया गया, ज़मीन जो नहीं टैक्स दे पाता तो उसका ज़मीन वो लोग हड़प लेता था। ज़मींदार भी शोषण करते थे, अंग्रेज तो करते ही करते थे, साथ में ज़मींदार भी शोषण करते थे। क्योंकि एक मान लीजिए 10 रुपये टैक्स वसूला इन्होंने, वो अंग्रेज बोल देते थे क्या, मुझे 9 रुपया आपको देना ही पड़ेगा, कैसे भी दीजिए ज़मींदार को। तो ये क्या करते थे, इनसे ज़बरदस्ती गाँव वालों लोग से, ये आप जितना ज़्यादा ये टैक्स कलेक्ट करें उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा उनका। मान लीजिए ये इस दिन 20 किए, इनको तो 9 दे देंगे ना, बाकी बचा कितना, वो इनका फ़ायदा होगा। और अगर नहीं दिए, कम दिए, तो इनसे इनको देना पड़ेगा। इस तरह से एक्सप्लॉइट करते थे ज़मींदार और वहाँ के ब्रिटिश। इसके खिलाफ ही जो आवाज़ उठाई भील नेताओं ने, ये राजस्थान महाराष्ट्र के एरिया से स्टार्ट हुआ, राजस्थान और गुजरात में, तीनों स्टेट में चला ये। कब हुआ था भील ने, कौन कौन थे ये भी याद रहे, काजी सिंह और भीम नायक, भीमा नायक 1818 में हुआ था। आप हमें जवाब दोगे नील विद्रोह, कमेंट में नील विद्रोह, इंडिगो रिविलियन या इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था? उसी तरह ये भी बताओगे कि 1857 में बिहार के तरफ से किसने इस लीडरशिप लिया था स्वतंत्रता संग्राम को, बिहार की तरफ से। ये भी बताओगे कि कोल विद्रोह कब हुआ था और इसका लीडर कौन थे। और एक लास्ट बताओगे संथाल विद्रोह किसने और कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत में सिंचाई में सबसे बड़ा योगदान निम्नलिखित में से किसका है? ये क्वेश्चन भी हुआ है, बहुत बार हुआ, पिछला 3 बार से रिपीट कर रहा हूँ मैं। ट्यूबवेल और नहर का, ट्यूबवेल और जो कैनाल का जो है ना, सबसे ज़्यादा योगदान है, सबसे बड़ा योगदान। क्यों? क्योंकि अगर देखोगे तो 45 से 46%, 45 to 46% किनका हाथ है? ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है, इरीगेशंस। उनके बाद नहर का नंबर आता है, कैनाल का नंबर आता है 24 to 25%। तो ट्यूबवेल सबसे, अगर इसमें पूछा जाता सबसे ज़्यादा किस पार्टिकुलर से पूछा जाता है, ट्यूबवेल बोलेंगे, लेकिन दोनों बोला है कि इनमें से सिंचाई जो है सबसे ज़्यादा इंडिया में किसके थ्रू हो जाती है? ट्यूबवेल के थ्रू। ट्यूबवेल का मतलब क्या समझ रहे हो? जैसे गांव में आप देखोगे बोरिंग जिसको बोलते हैं, बोरिंग करवा के खेत के आगे लगा देगा, उसी से पानी पड़ाएगा, दैट इज इरीगेशन ट्यूबवेल। उसका बहुत टाइप है, कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में नगर निगमों की स्थापना कैसे की जाती है? आपको मैं बताया होगा, बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है ना। 73 और 74 जो आया था एक्ट के थ्रू बना था ना। एक्ट का कहने का मतलब है ना, राज्यसभा या लोकसभा, राज्यसभा पारित करेगी, लोकसभा पारित करेगी, राष्ट्रपति साइन करेंगे, मतलब एक बिल के थ्रू अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर बिल बनेगा, ऐसा होता है। तो ये इसका काम, ये सब जो काम करती कौन करती? पार्लियामेंट करेगी, करेगी ना, पार्लियामेंट, संसद करेगी। जैसे 74 आया था एक्ट, 74 1992 आया था ना, 74 एक्ट, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया था। इसमें क्या था? म्यूनिसिपालिटी 243 पी से लेकर 243 एजेड, ये सब मैंने बता चुका पहले, 3 टायर में ये होता था।
ठीक है ना। एक कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एक म्यूनसिपल काउंसिल, एक नगर पंचायत। तो ये कैसे बना? अमेंडमेंट के थ्रू। अमेंडमेंट बना मतलब संविधान इसमें आया, संविधान आया मतलब संसद इसमें करेगा, तो एक्ट के थ्रू, संसद के अधिनियम द्वारा बनाई। कैसे की जाती? पार्लियामेंट बनाता है ये, रो सीधा सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन का डिस्कशन पहले कर लिए, इसीलिए शॉर्टकट में बता दिया मैं। आप पिछला देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा, पिछला वीडियो जो पड़ा हुआ देख लीजिए आप। अधिधम पिटक, अभिधम पिटक निम्नलिखित में किस क्षेत्र का गहन अध्ययन करता है? ये है क्या यार? ये कुछ नहीं, बौद्ध धर्म का। मृत्यु के बाद, बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके, खासकर इनके जो उपदेशों को 3 रूप में बांट दिया गया। नियम, उपदेश, सभी को उनको पिटक में लिख दिया गया, यानी 3 टोकरी, 3 पिटक होता है। एक होता है विनय पिटक, हिंदी इंग्लिश में ही बोलता है, विनय नहीं बोल के विनया पिटका, सुत पिटक, और एक है अभिधम पिटक। अब इसमें जानिए, मतलब याद रखिएगा कि किसमें क्या का मेंशन है, क्या वर्णन है, सीधा सीधा, और ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना आपको। किसमें कहाँ चला जाता है बार बार। तो इसमें 3 चीज़ का जो वर्णन है, क्या विनय पिटक, विनय से ही मतलब याद रखना कि इसमें क्या लिखा हो गया, नियम, रूल्स। तो किसके, मेरे और आपके लिए रूल नहीं सर, जो बौद्ध धर्म को मानते थे, खासकर जो उस समय उनके ये थे, क्या बोलते हैं, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी, मतलब मेल और फीमेल जो उनके मन बौद्ध धर्म को जो माने। तो विनय पिटक में रूल्स के बारे में, नियमों के बारे में वर्णन है। डिसिप्लिन एंड रूल्स, डिसिप्लिन एंड रूल, डिसिप्लिन एंड रूल्स। सूत पिटक में क्या का वर्णन है? तो सूत पिटक में है उनके सर्मन्स यानी उपदेश। उपदेश किनका है? उपदेश का वर्णन, संवाद और उपदेश का वर्णन किसमें है? संवाद और उपदेश का वर्णन सूत पिटक में है। रूल्स और डिसिप्लिन, नियम और अनुशासन का वर्णन विनय। और अधिधम पिटक, अभिधम पिटक जो है, जो ये क्वेश्चन आया है, इसमें क्या का वर्णन है? तो इसमें है फिलोसफी का वर्णन है। फिलोसफी समझ पा रहे हो ना, बौद्ध दर्शन या साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं। फिलोसफी और साइकोलॉजी का जो वर्णन है, फिलोसफी और साइकोलॉजी का जो वर्णन है वो किस में वर्णन है? फिलोसफी और साइकोलॉजिकल, फिलोसफी और साइकोलॉजिकल। फिलोसफी का मतलब होता है बौद्ध दर्शन, तो ये वर्णन है। तो पूछा था, देखिए क्या है, पशु कथा है, राजनीतिक इतिहास, लोक कथा है, या देखिए साइकोलॉजिकल इंसाइट्स, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि, है ना। तो ये किस में वर्णन है? अभिधम्म पिटका में। सुपिटक में उपदेश, रूल्स, अभिनय में रूल, नियम है विनय, नियम से चलता है, और उपदेश दिया था सूत की तरह, सूत के जैसे बुद्ध भगवान सूत के ना उपदेश दिए सो करके, तो विनय रूल के अकॉर्डिंग चलता है विनय। और उपदेश कैसे दिया था भगवान? सो करके, सूत करके उपदेश दिए थे, संवाद किए थे। क्या का संवाद दिए थे? अभिधम मतलब फिलोसफी। इसी की तरह अगर आप इनका 4 मीटिंग देखोगे बौद्ध का मीटिंग, तो पहला मीटिंग हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडलवन में। 4th मीटिंग इनको मैं याद किया हूँ, राजा का साली का पुत्र, पाटलिपुत्र है ना, तो राजा का जो साली हुआ उसका पुत्र क्या पहना था? कुंडल। राजा का साली का पुत्र कुंडल पहना, ठीक है। ये भी मैंने बता रखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को भारत के भूभाग के किसी भी भाग में निवास करने और बचने की अनुमति देता है? निवास करना यानी रिसाइड द सेटल एनी पार्ट्स ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहाँ? इंडियन अलाउड सिटीजन टू रिसाइड, रहने का सलाह किसमें देता है? ऑप्शंस 19। देखिए 19 बहुत सारा है, 19 का 1 है कि देखिए 19 का ए बोलिए या क बोलिए, हिंदी में क बोलता है, इंग्लिश वाले ये कहते हैं 19A 19 का, 19B 19 का, जैसे भी याद रखते हैं। तो ABCDEFG, एफ भी है, एफ को हटा दिया गया, ठीक है, ये इसमें संपत्ति का अधिकार था, तो इसको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। तो ABCDE और जी में याद रखते हैं डायरेक्ट। कैसे याद रखेंगे? देखिए इंग्लिश में बॉस बोला, बॉस, बॉस ऐसे नहीं लिखा, बॉस, तो बॉस के संग गया हम, ठीक है, बॉस के संग गया, गया आया जब भी बोल सकते हो,
बॉस के संग गया, जहाँ गया होगा तू तो बोला ना, वो बॉस के संग आया। आप देखोगे तो बोले गया, वहाँ जो जहाँ भी जाएगा वो तो बोलेगा आया, इसलिए इसको आया गया भी बोल सकते हैं, या गया। बॉस के संग आया गया या बॉस के संग गया। क्या, जब बॉस के संग वो गया, क्या करने गया? बस व्यापार करने गया था और कुछ नहीं। बॉस के संग क्या करने जाएगा? वो बिजनेस करने गया, सीधा सी मतलब है। ये कोड है इसका। तो ये जो बॉस हो जाएगा ए 9A में, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। एफ तो है ही नहीं ना, हटा दिया गया, बता ना, ये जी हो जाएगा। 19G का क्या होगा? 19G का बस बिजनेस, 19G का बिजनेस करने गया था ना, क्या बस बिजनेस ही करने गया था। बॉस मैंने बोलने का अधिकार दिया गया। से क्या हो जाएगा सर? सभा करने का, ठीक है। असेंबली पीसफुली, असेंबल पीसफुली, वही सभा। संघ मतलब संगठन बनाएगा, संघ मतलब संगठन बनाएगा। और आया गया मतलब घूमेगा, मूव फ्रीली, मूव फ्रीली, आया गया फ्री। उसके बाद फिर बस जाएगा, ठीक है ना, जो क्वेश्चंस आया है 19, ये जो ना 19 का किस में बसने का भी पूछ सकता है, सब वो है ई, और लास्ट में है बिजनेस। आप समझ गए होगे, एक बार आप लिखोगे बोलोगे तभी आपको याद होगा मेरी बोलने से। और आपको याद है पहले से तो और बढ़िया है, ठीक है। अगर आपको ये पहले से याद है तो और बढ़िया बात है ना। अब बोलोगे सर ये तो हिंदी वालों को लिए करा दिया, जो इंग्लिश बोलते हैं वो कैसे करेंगे? बहुत दिक्कत है लाइफ में यार। चलिए देखते हैं, इसको आप ऐसे याद कर लोगे, डबल सा MRP। इसको कैसे याद करेंगे? 100 रुपया, MRP कितना है? 100 बोलो ना, इसको यू भी बोल सकते हो, क्यों बता देंगे 100। MRP कितना रुपया? 100 रुपया, 100 रुपया भाई। एस फॉर स्पीच, एस फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, ए फॉर असेंबल, असेंबली पीसफुली। फिर ए है या यू है, जो भी बोल सकते हो ना, यूनियन या एसोसिएशन। 100 में ऐसे यू 100, MRP है। MRP में M क्या हो जाएगा सर? मूव फ्रीली, मूव फ्रीली। R क्या हो जाएगा? रिसाइड, सेटल। एंड द P इज व्हाट? प्रोफेशन, B इज व्हाट? प्रोफेशन एंड बिजनेस। समझ में आ गया नहीं? तो इंग्लिश वाले 100 रुपया, 100 MRP, और बॉस संग गया, क्या करने गया था? बस बिजनेस करने गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। अच्छा, इसमें सारा कुछ बता दूँ क्या? आर्टिकल 15 क्या सर? तो किसी भी रिलीजियस के अकॉर्डिंग, धर्म हो या जाति हो, कास्ट हो या लिंग हो, उसके भेदभाव नहीं कर सकते। 19 तो समझ गए। 18 क्या है? तो उपाधि का अंत, अबॉर्ड का जो एबोलिशमेंट है ना, वो है सर उपाधि का अंत। किसी को उपाधि नहीं सकते। अब बोलोगे दिया तो जाता है, ठीक है दिया जाता है, कुछ है, बट क्यों है वो सब बात जब पढ़ाएंगे ना वो तब बताएंगे। 18 में उपाधि का अंत ये है सर, भेदभाव नहीं होगा किसी भी अकॉर्डिंग से। ये 19 तो दिख रहे हो इतना सारा 19 का, 19 बहुत बड़ा है। 22 में क्या है सर? 22 में दो चीज़ है, एक तो है, देखिए यहाँ पर कहाँ गया 22, 22, 22, इधर देखिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन। देखिए डिटेंशन क्या होता है? अगर आपको पुलिस पकड़ेगी तो आप उनसे पूछोगे कि आप किस मामले में मुझे लेके जा रहे हो। तो वो जो बात होगी, पुलिस को आपको हो सकता है बोलोगे वारंट दिखाओ, जैसे आप फिल्मों में देखोगे वारंट दिखाओ, तो उसी को कहते हैं डिटेंशन। क्या कहते हैं? डिटेंशन, यानी गिरफ्तारी से पहले आप उनसे जो जो मांग करोगे, दैट इज कॉल्ड डिटेंशन। अरेस्ट जब वो करने आएंगे, और इसमें एक चीज़ ये भी हो सकता है ना कि आपको बिना बिना पूछे ही उठवा लेंगे, अगर उनको लगा कि आप समाज के लिए, देश के लिए आप खतरा साबित हो सकते हो। ये विदेशी पर भी लागू होता है, तो आपको वो पकड़ के बिना वारंट के ही ले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड 22। 22 में ये दो चीज़ है, समझ में आना। प्रिवेंशन डिटेंशन हो गया, जो आपको क्या, सॉरी, अगर डिटेंशन पूछेगा तो आप क्या बताओगे कि वो जुर्म नहीं किया, वो हो सकता है फ्यूचर में ऐसा शक हो गया, शक के आधार पर लेके जाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन डिटेंशन। और अरेस्ट करने आएंगे तो वो तो जान ही रहो ना, अरेस्ट में क्या बोलेंगे, तो फिर आप बोलोगे सर दिखाइए अब क्यों हमको लेके जा रहे हो, कारण जानोगे ना आप। हो सकता है तुरंत वकील को फ़ोन लगाओ, देन वकील रखने का भी आपको है। उसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पेश करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट को लगा कि ये गलत है तो ठीक है जेल होगा, नहीं तो फिर आपको रिहा कर दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड अरेस्ट। डिटेंशन का मतलब इसमें जुर्म किए हो तब अरेस्ट होते हो, डिटेंशन में विदाउट जुर्म अरेस्ट कर दिया जाओगे शक के आधार पर, ठीक है। इसमें आपको 3 मंथ तक रखा जाता है, और अगर 3 मंथ से ज़्यादा है तो आपको फिर मजिस्ट्रेट और एक बोर्ड बैठेगी, और उनके थ्रू अगर वो बोलेगा तो आगे बढ़ेगा, 3 मंथ से नहीं तो फिर वैसे। तो ये था 22, ठीक है। ये मैंने बताया था
आपको याद होगा टोटल मैंने ये 14 से 18 तक मैंने बता रखा है, पिछले हर एक वीडियो में ये आ रहा है क्वेश्चंस। तो राइट टू इक्वलिटी जो है समानता का अधिकार वो बताया था, ये भी बता दिया स्वतंत्रता का अधिकार में राइट टू फ्रीडम भी बताया मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्योत्तर साम्राज्यों में दौरान उत्तर पथ नामक एक आंतरिक व्यापार मार्ग निम्नलिखित में से जोड़ता था। ये जो पोस्ट मौर्य के बाद का बात कर रहा है, मौर्यन साम्राज्य के बाद ये जो उत्तरापथ है, कहेंगे उत्तर पथ, एक इनको किससे जोड़ता था? उत्तर है सर, उत्तर को ही जोड़ेगा, दक्षिण को तो जोड़ नहीं सकता। सीधा सी आंसर दे सकते हैं ना, तो उत्तर इसका आंसर हो जाएगा सी। कहेंगे उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग को उत्तर पश्चिम से जोड़ता है। भारत के उत्तरी और पूर्वी को उत्तर पश्चिम क्षेत्र से जोड़ा जाता है। तो उत्तर पश्चिम कौन आ गया? ये अगर मैप बनाओ तो ये जो पार्ट हो जाएंगे वो उत्तर पश्चिम हो जाएंगे ना, ये हो जाएंगे उत्तर, ये हो जाएंगे उत्तर पूर्व, ठीक है। तो इस टोटल कह सकते हैं इस भाग को इस भाग से जोड़ा जाता है सीधा, यही उत्तर पथ होता है। क्या होता है? ये उत्तर पथ होता है। आपको थोड़ा सा बता दूं कि मौर्य वंश जो थे वो कितने वंशों में शासन किए थे? तो जैसे एक हर्यक वंश था, है ना, उसके बाद एक शिशुनाग वंश था, ये हर्यक वंश, ये शिशुनाग वंश, एक था नाग वंश, है ना, एक था मौर्य वंश, एक था सुंग वंश और एक था कण्व वंश। इसको आप देखोगे तो ये हसीन मासू का बनेगा। क्या बनेगा? हसीन मासू का, हसीन मासू का। ह से हरियक, एस आई से शिशुनाग और एन से नाग, नंदवंश, नागवंश बोल बट यार, नंदवंश। एम से मौर्य, एस यू से सुंग और के से मगध साम्राज्य का अगर पूछे कितने वंश थे उसमें, तो ये था हसीन मासू का 6 वंश, ये ध्यान रखोगे। तो बस मौर्य के बाद का बात, ये जो मौर्य दिख रहा ना, उनके बाद जो भी वंश राजा हुए, ये जो डायनेस्टी वो सुंग वंश हुए, कण्व वंश हुए, यही बोला जा रहा है। तो इसमें जो उत्तर पर्थ है वो किस किस भाग को जुड़ता था ये पूछा जा रहा है। तो इनका अगर इनके बाद सुंग वंश का अगर फाउंडर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र सुंग। क्या हो जाएंगे? पुष्यमित्र सुंग और देवभूति इनका अंतिम राजा। पुष्यमित्र सुंग और देवभूति सुंग वंश का फाउंडर और अंतिम राजा, ठीक है। और अगर लास्ट कण्व वंश का पूछे, ये मौर्य के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो वासुदेव कुटुंबकम, तो वासुदेव थे, वासुदेव कण्व वंश का जो था वासुदेव, अशु शर्मा जो थे अंतिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में कौन उपन्यास करतुलैन हैदर द्वारा 1959 में लिखा गया था? यार कब 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 पूछा जा रहा है। आग का दरिया, क्या नाम है? आग का दरिया और डूब के जाना है, ये भारत के विभाजन पर लिखा गया था इसलिए इसको पूछा गया। उत्तरी मैदान में कौन सा क्षेत्र प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से बना है? एलुवियल सॉइल से बना है। तो एलुवियल सॉइल का देखिए बहुत टाइप होता है, एक तो भांगर होता है, भावर होता है, खादर होता है, तराई होता है। तो सीधा पहले ओल्ड वाला जो एलुवियम होगा ना, एक होता है न्यू वाला एलुवियम, नया पुराना। तो जो नया को बोलते हैं ना उसको बोलते हैं खादर। ओल्ड एलुवियम का नाम हो जाएगा सर, न्यू का क्या नाम हो जाएगा? खादर। और ओल्ड एलुवियम का क्या नाम हो जाएगा? भांगर। ओल्ड एलुवियम, न्यू एलुवियम, नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी को भांगर कहेंगे, नई को खादर कहेंगे। खादर में ही नाम से जुड़ा हुआ खाद है तो अच्छा तरह से मिट्टी होगा, उपजाऊ मिट्टी। अगर कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है, अच्छी होती है, दैट इज कॉल्ड न्यू वाला, ठीक है। तो खादर। इसमें पूछा है कि विच रीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज मेड ऑफ ओल्डर एलुवियल। ओल्डर एलुवियम को क्या कर देगा? ओल्डर एलुवियम को क्या कहेंगे? भांगर। खादर बोलता तो न्यू बोलता तो खादर हो जाता। तराई और भावर एरिया भी देख लेते हैं। तो तराई क्या होता है सर? तराई एरिया जो है ना, जैसे पहले शिवालिक देखते हैं, भावर देखते हैं। ये भावर जो है शिवालक के जो नीचे तलहटी पे है, नीचे में जो बैठा हो पत्थरों और कंकड़ वाला जो है क्षेत्र, कंकड़ वाला, छोटे छोटे जो कंकड़ पहाड़ वाला क्षेत्र है उसको कहते हैं भावर।
शिवालिक के नीचे जो एरिया पड़ेगा, कंकड़ वाला एरिया को क्या कहेंगे? भाबर। और तराई भी जस्ट उसके जस्ट नीचे, शिवालिक के जस्ट थोड़े से नीचे में जो दलदली मिट्टी है, दलदली मिट्टी, उसको तराई बोलेंगे। ये ध्यान रखिएगा। दलदली और नम क्षेत्र वाली मिट्टी को तराई, कंकड़ वाली को भाबर, नई वाली को खादर, पुरानी वाली एलुवियम को भांगर कहते हैं। ये एलुवियल यानी जलोढ़ मिट्टी की बात हो रही है। जलोढ़ मिट्टी में ये धान गेहूँ जिसको थोड़ा ये जितना सारा ये बर्तन बनता हो ना, वो इसी जलोढ़ मिट्टी का ही यूज करते हैं। खासकर ये सिंधु हो गया, गंगा नदी हो गए, ब्रह्मपुत्र, इनसे लाई गई मिट्टियों को ही हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। जल द्वारा ढोया गया, लाया गया मिट्टी को ही, सॉइल को ही जलोढ़ कहते हैं। इसको नदी मिट्टी भी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। क्या बोला जाता है? नदी मिट्टी, क्योंकि ये जल द्वारा ढोया गया है। इसमें क्या क्या पाया जाता है ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं। इसमें पोटास और लाइम, चूना का मात्रा होता है इसमें, पोटास और लाइम। पोटास और लाइम मानी चूना की अधिकता होती है। क्या नहीं पाया जाता ये भी पूछ सकता है, कमी। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं पाया जाता। नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं पाया जाता इसमें। नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो पोटास और चूना। लगभग 40% भारत में जो मिट्टी की एरिया है वही कवर करते हैं एलुवियल। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। CH3COOH कार्बोक्सिलिक, देखिए COOH है ना, कार्बोक्सिलिक बताया था। CH3COONA की उपस्थिति में निम्न कारणों से घटती है, ये पूछा जा रहा। तो हो जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट, समान आयन प्रभाव हो जाएगा। समान आयन प्रभाव कहने का मतलब है ना कि ये दोनों सेम आयन, जब ये जल में घुलेंगे ना, जब ये टूटेंगे तो इस सेम आयन में टूट जाते हैं ये दोनों। क्या होता है ये? जैसे ये एसिटिक एसिड है ना, CH3COOH क्या होता है? एसिटिक एसिड है ये, ठीक है। और ये सोडियम एसीटेट, एसीटेट। तो ये जब दोनों, ये स्ट्रॉन्ग होता है और ये थोड़ा वीक होता है। आयन तो ये भी देते हैं ना जल में, जब ये पानी में जो है ना नहीं घुलता ये, लेकिन थोड़ा मोड़ा आयन बना सकता है ये। कौन? एसिटिक एसिड। बट ये पानी में तुरंत घुलेंगे और आयन टूटेंगे, तो ये भी आयन दे रहा है, ये थोड़ा दे रहा है। ये आयन बहुत ज़्यादा देगा और ये आयन कम देगा। तो यही ज़्यादा वाला क्या करेगा? कम वाले को तो ये कम वाला पीछे हट जाएगा, बोले भाई तुम बनाओ, तुम्हारा ये यहाँ यूज़ है। इस प्रोसेस को ही बोलता है जाता है समान आयन प्रभाव। क्या बोला जाता है? ये भी आयन में टूट रहा है और ये तो पानी में घुलता नहीं, लेकिन थोड़ा सा आयन बनाता है। तो ये ज़्यादा बनाने के कारण ये क्या हट जाएंगे? उस प्रोसेस में से ये हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। दैट इज कॉल्ड समान आयन प्रभाव। आयन कुछ नहीं है सर, प्लस माइनस को आयन बोलते हैं और कुछ नहीं। आयन क्या है? प्लस और माइनस, ठीक है। अब प्लस माइनस क्या भी पूछोगे तो सीधा मान लो आपके बाल में अगर जब आप कॉम को रगड़ोगे, कंघी जब रगड़ते हो, तो जो कॉम है वो प्लस और जो आपका सर का बाल है वो माइनस बन जाता है। दैट इज कॉल्ड, वही आवेश जो है वही आयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना अस्थायी रूप से हटा देता है? रिपीट क्वेश्चन। अगर आप डिलीट करोगे ना, कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाओगे तो वो डिलीट हो जाएगा। कहाँ चल जाएगा? कंप्यूटर के रिसाइकल बिन नाम करके फोल्डर में चले जाते हैं ये, ठीक है। बट यहाँ क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि रिसाइकल बिन में भेजे बिना ये हट ही जाए, पूरा कंप्यूटर से हट जाए, रिसाइकल बिन में नहीं जाए, तो आपको शिफ्ट प्लस डिलीट दाबना होगा एक साथ। अगर ये दाबोगे तो पूरा कंप्यूटर से ही गायब हो जाएगा फाइल। अगर ये दाबोगे तो कंप्यूटर के रिसाइकल बिन में जाएगा। मतलब रिसाइकल बिन का जाने का मतलब आप यहाँ से फिर से रीस्टोर कर सकते हो। यहाँ जाने का मतलब टाटा बाय बाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे ये विजुअल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, जो शिफ्ट और डिलीट का बात कर रहे थे। चलिए मैं यहाँ एक फाइल है जैसे गोल्डन है ना, इसको मैं डिलीट करके एक बार दिखाता हूँ आपको। तो शिफ्ट कंट्रोल से डायरेक्ट दाब देते हैं क्या? डिलीट। जैसे डिलीट यहाँ से दाबें, यहाँ कहाँ चला गया? देखिए रिसाइकल बिन में चला गया। खोलते हैं इसको, देखते हैं कि नहीं। देखिए खोलें इसको, ये ना गोल्डन नाम से, फिर से इसको रिस्टोर करते हैं। यहाँ नहीं है सर, यहाँ पे आ गया क्योंकि सिर्फ मैंने डिलीट दाबा था। अब इसको क्या करते हैं? रिस्टोर कर लेता हूँ। जब रिस्टोर किया फिर से आ गया ना। अब इसको दोबारा क्या करता हूँ? शिफ्ट प्लस डिलीट दाबता हूँ। चलिए अब मैं इसको शिफ्ट प्लस जब डिलीट दाबा तो देखते हैं कहाँ जाता है ये। कीबोर्ड से दाब रहा हूँ, शिफ्ट प्लस डिलीट, देखिए एस का एस कर देता हूँ। अब ये दिखाता हूँ
रिसाइकल बिन में? नो, खाली हो गया, क्योंकि मैंने शिफ्ट प्लस डिलीट दाबा था। तो शिफ्ट प्लस डिलीट दाबने से ये पूरी तरह कंप्यूटर में कहीं नहीं होगा, ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। चलिए इतना ही आज के सेशन में, इतना ही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के वीडियो में। और आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको और क्या चाहिए स्लाइड में, या क्या ऐड करने की ज़रूरत है, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा कुछ सजेशन दीजिए, आपको जैसा लगता हो। अच्छा लगता हो अच्छा कमेंट कीजिए, गलत लगता हो गलत, कहाँ सुधारना ये भी बताइए। चलिए मिलते हैं, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, सी यू अगेन।